मित्रों मित्रों कहने वाले आधी रात को फ्रेंड्स पर आ गए हैं। बीते 3 दिन में नरेंद्र मोदी 3 बार बयान दे चुके हैं। जेनजी की आंधी ने मोदी सरकार के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। ऐसा हिलाया है कि सरकारें पानी मांगने लगी हैं। आखिर नरेंद्र मोदी बैकफुट पर क्यों आ गए हैं, इसकी 5 वजह हैं। एक एक करके सब पर बात करते हैं। भाजपा सरकार की किसी भी आंदोलन से निपटने के 5 तरीके रहे हैं जो 12 साल की सरकार में हमेशा काम आए हैं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। ये 5 फॉर्मूले फेल हो गए। सबसे पहला है नैरेटिव का फेल होना। बीजेपी सरकार में हमेशा ये चीज देखने को मिली है कि कोई भी आंदोलन अगर होता है तो आंदोलन के मुखिया को या तो चाइनीज एजेंट बताया जाता है या पाकिस्तानी एजेंट बताया जाता है या एंटी नेशनल बताकर उसके खिलाफ एक पूरा माहौल बना दिया जाता है, नैरेटिव बना दिया जाता है और फिर जो जनता है वो उस व्यक्ति को उसी नजर से देखती है। लेकिन भाजपा का ये नुस्खा इस बार कहीं काम नहीं आया, वो ये नुस्खा कहीं लगा नहीं पाई। आंदोलनों से डील करने के भाजपा के गिने चुने तरीके रहे हैं, वो सब इस बार काम नहीं आए। सबसे पहले तो लीडर को ही घेरे में लेने की आदत रही है, लेकिन कोई भी राजनीति से जुड़ा मामला ही नहीं था। अभिजीत दीपके तो सिर्फ बहाना थे। असल में बच्चों को कोई चाहिए था जिससे शुरुआत करने पर वो बस आ सके। दीपके के बहाने वो अपनी भड़ास निकालने लगे। उन्हें मतलब नहीं था कि दीपके कोई लीडर है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ दीपके के कहने पर नहीं चल रहे थे। वो इकट्ठा जरूर हुए, लेकिन वो मुद्दे के लिए इकट्ठा हुए, किसी व्यक्ति के बुलाने पर इकट्ठा नहीं हुए। शुरू में भाजपाइयों ने कोशिश की कि अभिजीत दीपके को बाहरी बुलाकर, क्योंकि वो अमेरिका से आए हुए थे तो उन्हें सीआईए का एजेंट बताना बहुत आसान था, लेकिन ये नैरेटिव चल नहीं पाया। एंटी नेशनल का टैग लगाने की कोशिश बहुत बार की गई, लेकिन नैरेटिव बिल्कुल भी नहीं चला, क्योंकि जेनजी ने उस पर भी मीम बना दिए। प्रोटेस्ट में आए लोगों पर खुद एंटी नेशनल लिखकर रिवर्स साइकोलॉजी से खेल गए। बीजेपी का दूसरा फॉर्मूला रहा है थकाने का। वो हमेशा किसी भी आंदोलन को कोशिश करती है कि कितना स्ट्रेच हो जाए, यानी कि जो आंदोलन कर रहे हैं जब तक वो थक जाएं वो खुद ही उठकर चले जाएंगे, या फिर जब वो थके रहें, बहुत लंबे वक्त तक प्रदर्शन करते रहे तो उन्हें आंदोलन जीवी बुला दो, खालिस्तानी बुला दो, जैसा कि हमने किसान आंदोलन के वक्त देखा था। उनकी नीयत पर सवाल उठने लगता है, राजनीति का इल्जाम लगता है। लेकिन जब छात्रों के आंदोलन में सोनम वांगचुक की एंट्री हुई तो भीड़ बढ़ी। पहले सरकार को लगा कोई मिल गया गर्दन पकड़ने को, क्योंकि उनको तो एक बार पहले भी एनएसए लगाकर सरकार अंदर कर चुकी है, लेकिन भीड़ ने वो भी होने नहीं दिया। उन्होंने दिखाया कि सौरव दास, अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हम अपने मुद्दों के लिए यहाँ पर हैं। भीड़ ने बताया कि हमें चेहरे से मतलब नहीं है। वांगचुक का पूरा सम्मान किया, लेकिन पूरा आंदोलन उनके होने या फिर ना होने पर टिका नहीं था। जब वांगचुक को उठाया गया, इसके बाद भी छात्र डटे रहे। अब भला आंदोलन जीविका टैग किसे दिया जाए? राजनीति कर रहे हैं किसे बताया जाए, क्योंकि जो छात्र वहां पर मौजूद हैं वो तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित नहीं है या फिर वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पर पहुंच रही है वो बस अपनी सॉलिडारिटी या फिर अपना सपोर्ट दिखाकर वहां से जा रही है, उनके पीछे छात्रों की भीड़ नहीं जा रही है। इसी वजह से ये नैरेटिव भी फेल हो जाता है। किसानों और पहलवानों को तो एक राज्य का या फिर एक जाति का कहकर उनके खिलाफ राजनीति करने का टैग लगाया जा चुका था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ जिनके पेपर लीक हुए उन्हें आप कैसे टैग देंगे? ये फॉर्मूला भी फेल हो गया। यानी जिस आंदोलन का कोई कॉलर ही नहीं है उसमें पकड़े क्या? इसलिए फॉर्मूला बदला गया। मोदी जी हेलो फ्रेंड्स पर आ गए। तीसरा फॉर्मूला रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया से विलन सेट करने का, लेकिन ये जनरेशन को उससे मतलब ही नहीं है। वो टीवी डिबेट देखकर नैरेटिव ही नहीं बनाती, यूट्यूब पर जीती है, इंस्टाग्राम पर जीती है। इसीलिए तो 18 जुलाई के पहले तक एक भी नेशनल मीडिया इस प्रदर्शन की खबर नहीं चला रहा था, जबकि 20 जून से कॉकरोच जनता पार्टी ने जब से ऐलान किया है 20 जून से जंतर मंतर पर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये नहीं दिखाया। क्योंकि विलन किसे बताते क्या? मोदी जी की इमेज अभी तक युवाओं में बड़ी फेमस रही है। मेलोडी, परीक्षा पर चर्चा, पबजी वाला है क्या, ये सब करके उन्होंने युवाओं में अपना बेस बढ़िया बनाया था। लेकिन अब ये इमेज डेंट खा गई। लड़के लड़कियां सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे, और वो भी अपनी भाषा में, जो कि जेनजी की भाषा है, जिसके खिलाफ कोई कानून की धारा ही नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वो उल्टा जवाब देते हैं, ह्यूमर और मीम्स के जरिए ट्रोल करते हैं। पुलिस का एक्शन और आईटी सेल से माहौल बनवाने की कोशिश भी की जाती है। ये चौथा फॉर्मूला है, लेकिन वो भी फेल हो गया। 20 जुलाई को प्रदर्शन को बहुत हद तक उपद्रवियों का प्रदर्शन घोषित करने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ सब कुछ सोशल मीडिया पर था। हर एक के हाथ में फोन था। नेट बंद करने के बावजूद यूट्यूब के पत्रकारों ने लाठीचार्ज की सच्चाई नॉन स्टॉप दिखाई, जिससे यहाँ भी नैरेटिव नहीं बन पाया, क्योंकि जो जनरेशन है वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो देखती ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोशिश की कि ये बताने की कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, लेकिन
यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जो वीडियोस आए उसने बताया कि कुछ भी आसानी से तो नहीं हुआ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को किस तरीके से पीटा गया, इसके वीडियो सबके फोन में चले। आईटी सेल भला इस पर क्या बताता। कोशिश बाकायदा की गई थी कि इस आंदोलन को, या फिर ये जो 20 तारीख को प्रदर्शन हो रहा था, इसके खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने की। बताया जाता कि ये उपद्रवी हैं, इन्होंने पत्थरबाजी की, इन्होंने गाड़ियां जला दी, इसलिए टूटी गाड़ियां लाकर रखी गई। लेकिन छात्रों ने बहुत संयम दिखाया, उन्होंने लाठियां खा ली, लेकिन कुछ भी गलत नहीं किया। यहां तक कि आईटी सेल इसके खिलाफ कोई नैरेटिव बनाता भी क्या। उनके खुद के घर वाले ये कह रहे होंगे कि बच्चों के साथ गलत हुआ, इस तरीके से बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। कोशिश की गई कि इससे नैरेटिव सेट होता, लेकिन छात्रों ने लाठी खा ली मगर कोई बड़ा तांडव नहीं किया। जिन्होंने पत्थरबाजी की उन्हें रोकने वाले भी छात्र बड़ी संख्या में थे। ऊपर से इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने एक फोन तक ये सारे वीडियोस पहुंचा दिए। सबकी फीड में प्रोटेस्ट की चीजें भरी थी, तो ये प्लान भी फेल हो गया। अब आता है 5वां फॉर्मूला, जो कि है वोटर्स का। बीजेपी तब तक कोई फैसला नहीं लेती है जब तक उसे अपने वोटर खोने का डर ना हो। उसे पता है उसका वोटर कौन है। इसी वजह से 1 महीने तक वो पूरी तरह से शांत थी, बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट ही नहीं था, यानी कि देखा ही नहीं जा रहा था उस तरफ। कहीं से भी कोई भी बीजेपी के नेता या फिर आईटी सेल से जुड़ा कोई भी सीजेपी पर या छात्रों के इस प्रदर्शन पर, जो कि जंतर मंतर पर हो रहा था, इस पर कोई बात ही नहीं करता था। ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो कुछ है ही नहीं। अब लेकिन जब अपने सवाल पूछने लग जाएं तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मोदी को पता है कि ये आने वाले वोटर हैं, ये या तो इस बार वोट दे चुके हैं या फिर अगली बार वोट देंगे, और पहली बार वोट देते हुए ये बच्चे अपनी पहली चोट तो याद ही रखेंगे। लाठी भले ही जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों ने खाई हो, लेकिन उसकी चोट देश भर के छात्रों को लगी। जिसने वो वीडियोस देखे उसके दिल पर लगी। उन्हें याद रहेगा कि उनकी मेहनत व्हाट्सएप टेलीग्राम पर बिक गई थी पेपर लीक के जरिए। आवाज उठाने पर उन्हें अपराधियों की तरह पीटा गया था। पुलिस का डंडा और अपना पेपर लीक, ये सोचकर ही आने वाली जनरेशन वोट देगी। ये बात नरेंद्र मोदी को समझ में आई, क्योंकि ये 10,000 में बिकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फेम की जनरेशन है जो सोशल मीडिया से ठीक काम कर लेती है। वहीं वोटर्स की बात करें तो इन बच्चों के माता पिता ने शायद भाजपा को ही वोट दिया हो। अब जब वो देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को पीटा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पेपर लीक नहीं चाहते हैं। अब उनकी कोई मांग गलत तो थी ही नहीं, इस मांग पर भला आप क्या नैरेटिव सेट करेंगे। अब जो बच्चे हैं वो तो छूटते ही छूटते, उनके माता पिता भी वोटर के जरिए छूट जाते, और बीजेपी को पुराने जो नेता हैं वो भी अब अपना मुंह खोलने लगे। मुरली मनोहर जोशी ने भी सरकार पर सवाल उठा दिए। कहा था कि ये कार्रवाई बेहद दुखद है, बच्चों को ऐसे देखकर दर्द होता है। तो फर्क पुराने वोटर्स को भी पड़ेगा, उस जाति के वोटर को भी पड़ेगा जिसके नेता बोल रहे हैं। इसीलिए मोदी जी मित्रों की जगह फ्रेंड्स पर आ गए। मोदी जी का ये वीडियो पूरे देश के लिए नहीं बल्कि इस नई जनरेशन के लिए था। मोदी उनसे दोस्ती करना चाह रहे हैं। वहीं इंटरनेट वगैरह बंद करने पर इंटरनेशनल मीडिया, ह्यूमन राइट्स वाले सबकी नजर भारत पर थी। तो भाजपा सरकार 3 तरफ से घिर गई, बाहर से विपक्ष, अंदर से अपने और ऊपर से दुनिया की नजरें। आंदोलन तब जीतता है जब सरकारों को दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों को जवाब देने पड़ते हैं। हालांकि यहाँ भी सरकार अपने स्टैंड पर अभी तक क्लियर है कि गलती नहीं मानेंगे, सॉरी तो नहीं बोलेंगे। 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का। सरकार में कभी इस्तीफा नहीं लिया गया, चाहे कितने भी मंत्रियों पर कितने भी लांछन लगे हों, किस भी तरीके की बात कही गई हो, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, स्मृति ईरानी हो या फिर और कोई मंत्री, किसी के भी मामले में इस्तीफा नहीं लिया गया। इसीलिए अभी भी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, मुआवजा देने की बात मान रहे हैं। इस्तीफे की नौबत अभी तक नहीं आई है, लेकिन फिर भी दीवार में दरार तो आ गई है। जो काम 12 सालों में सीए एनआरसी नहीं कर पाया, किसान आंदोलन नहीं कर पाया, पहलवानों का प्रोटेस्ट नहीं कर पाया, वो काम इस नई जनरेशन ने कर दिया। अब बीजेपी सपोर्टर बोल सकते हैं कि मोदी जी झुके नहीं हैं, उन्होंने बल्कि बात सुनी है। लेकिन जब रैलियों में भाषण देने वाले, 5 कैमरे से शूट करवाने वाले सेल्फी कैमरा खोलकर वीडियो बना रहे हैं, 8 बजे के प्राइम टाइम की जगह रात 12 बजे पोस्ट कर रहे हैं, मित्रों की जगह फ्रेंड्स कह रहे हैं, तो सिंहासन थोड़ा तो हिला है। और इसे संभालने में अभी सरकार को काफी समय लगेगा, क्योंकि छात्र तो अब भी बैठे हैं। इस्तीफे से नीचे उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।